कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 9 व्यावसायिक वित्त के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कार्यशील पूंजी क्या है? कार्यशील पूंजी आवश्यकता के 5 महत्वपूर्ण निर्धारकों की चर्चा करें। उत्तर है, कार्यशील पूंजी का अर्थ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों के निष्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। यह पूंजी कच्चे माल के क्रय, मजदूरी, कर्मचारियों के वेतन एवं दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए आवश्यक होती है। एक व्यवसाय को दैनिक क्रियाकलाप चलाने के लिए रोकड़ की आवश्यकता होती है और यह कार्यशील पूंजी होती है। इन कार्यों में लगाई जाने वाली पूंजी को ही कार्यशील पूंजी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में व्यवसायिक संस्था के दैनिक कार्यों की आवश्यकता के लिए विनियोजित पूंजी कार्यशील पूंजी कहलाती है। यह पूंजी तरल पूंजी तथा चक्रीय पूंजी के नाम से भी जानी जाती है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को निर्धारित करने वाले घटक। पहला है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय किस प्रकृति का है, यह कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है। व्यवसाय की मूलभूत प्रकृति उसकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करती है। एक व्यापारिक संगठन को जहां केवल माल का क्रय एवं विक्रय ही करना होता है, कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अपेक्षाकृत एक निर्माता संगठन की जहां कच्चा माल क्रय करने उसका उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में निर्माण किया जाता है। संचालन का स्तर। देखिए, संचालन का स्तर किस कोटि का है, यह भी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है। यदि संचालन का स्तर बहुत बड़ा है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। संचालन का स्तर छोटा है तो आपको कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसे उपक्रम जिनका संचालन ऊंचे स्तर का बड़े पैमाने पर है, उन्हें स्टॉक व देनदारों की मात्रा काफी अधिक रखनी पड़ती है। उन्हें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है अपेक्षाकृत उन उद्योगों के जिनके व्यापार का संचालन निचले स्तर छोटे पैमाने पर होता है। जो छोटे पैमाने के व्यापारी हैं, उनको कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक चक्र। जब व्यापार ऊंचाइयों पर होता है तो बिक्री एवं उत्पादन दोनों में ही वृद्धि होती है। उत्पादन में भी वृद्धि होती है और बिक्री में भी वृद्धि होती है। अतः ऐसे समय में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत व्यापार कम हो रहा है या आर्थिक मंदी के समय जबकि बिक्री एवं उत्पादन दोनों ही निम्न स्तर के होते हैं, अतः कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है। देखिए, जब आर्थिक मंदी आ जाती है या फिर व्यापार कम हो रहा है तो बिक्री और उत्पादन निम्न स्तर के होते हैं। कम ही बिक्री होती है, कम ही उत्पादन होता है, तो ऐसे समय में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम हो जाती है। मौसमी कारक। कुछ व्यवसाय मौसमी प्रकृति के होते हैं। मौसम के चरम या शीर्ष पर जब उसकी क्रिया अधिक गतिशील होती है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे आइसक्रीम बेचने वाले। देखिए, गर्मी के दिनों में आइसक्रीम की बिक्री जो होती है बहुत अधिक होती है, तो ऐसे समय में इसमें कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। जब मौसम का उतार होता है या मौसम बदलने लगता है तो उस व्यवसाय की गतिविधियां कम हो जाती हैं, तब कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता होती है। और जैसे ही मौसम बदलता है तो कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता उस व्यवसाय को होती है। उत्पादन चक्र। कुछ व्यवसायों का उत्पादन चक्र दीर्घकालीन होता है तो अन्य का लघुकालीन। समय की अवधि एवं उसकी दूरी उत्पादन चक्र के अनुसार कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करती है। उन व्यवसायों में जहां उत्पादन चक्र लंबा है वहां कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके विपरीत जहां उत्पादन प्रक्रिया छोटी या अल्पकालीन होती है वहां कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। देखिए, उत्पादन चक्र लंबा है तो वहां पर अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी और अगर उत्पादन चक्र छोटा है तो कम कार्यशील पूंजी से काम चल जाता है। प्रश्न नंबर 2, पूंजी संरचना निर्णय अनिवार्य रूप से जोखिम वापसी संबंधों का अनुकूलन है। टिप्पणी करें। पूंजी संरचना। पूंजी संरचना के अंतर्गत जिन प्रतिभूतियों द्वारा आवश्यक वित्त एकत्रित किया जाएगा उनके प्रकार तथा उनका पारस्परिक अनुपात निश्चित करना पड़ता है। पूंजी संरचना में पूंजी का संगठन निर्धारित किया जाता है। जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के प्रकार तथा आनुपातिक धनराशि जिनसे पूंजीकरण बनता है पूंजी संरचना कहलाती है। कोई कंपनी अपना पूंजीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रतिभूतियों द्वारा प्राप्त कर सकता है, अंश के माध्यम से और ऋण पत्रों के माध्यम से। अंश 2 प्रकार के हो सकते हैं, साधारण यानी समता अंश एवं पूर्वाधिकारी अंश। इसके अतिरिक्त कंपनी लाभों के पुनर्विनियोग तथा ऋण द्वारा भी पूंजीकरण की मात्रा एकत्रित कर सकती है, पूंजी एकत्र कर सकती है।
ऋण पत्रों तथा अन्य ऋणों पर एक निश्चित दर से ब्याज देना पड़ता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। देखिए, ऋण पत्रों पर जब भी ऋण पत्रों के माध्यम से या ऋणों के माध्यम से एक व्यवसाय धन प्राप्त करता है तो उससे निश्चित ब्याज दर के अनुसार ब्याज का भुगतान करना पड़ता है और साथ ही साथ निश्चित समय पर उस धनराशि को भी लौटाना होता है। पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभ की स्थिति में निश्चित दर से लाभांश भी देना पड़ता है और यदि ये अंश असंचयी हैं तो हानि वाले वर्ष के लिए लाभांश देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ समता अंश पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती और यह लाभ की मात्रा के अनुसार कम ज़्यादा रहती है। पुनर्विनियोग लाभों पर कोई प्रतिफल नहीं देना पड़ता। जो संचित आय है पुनर्विनियोग के रूप में, वह जो व्यवसाय में लगी हुई है उस पर किसी भी प्रकार का धन खर्च नहीं करना होता। इस प्रकार पूंजीकरण के विभिन्न स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, निश्चित प्रतिफल वाली प्रतिभूतियां तथा अनिश्चित प्रतिफल वाली प्रतिभूतियां। इन दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों के पारस्परिक अनुपात को पूंजी मिलान कहते हैं। दूसरे शब्दों में पूंजी मिलान का आशय विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां तथा कुल पूंजीकरण के मध्य अनुपात निर्धारित करना है। एक व्यवसाय जो अंश के रूप में कितनी पूंजी प्राप्त कर रहा है, साथ ही ऋणों के माध्यम से कितनी पूंजी प्राप्त कर रहा है, यह जो अनुपात है यह उसकी पूंजी संरचना को प्रदर्शित करता है कि वह अपनी पूंजी की व्यवस्था किस माध्यम से कर रहा है। या तो वह ऋणों के माध्यम से करेगा या वह अंशों के माध्यम से करेगा, संचित आय के रूप में करेगा, या फिर वह पूर्वाधिकार अंश के रूप में अपने धन की व्यवस्था करेगा। जब किसी कंपनी के कुल पूंजीकरण का अधिकांश भाग ऋण पत्रों, पूर्वाधिकार अंशों तथा अन्य स्थायी प्रतिफल वाली प्रतिभूतियों द्वारा किया जाता है तो उसे उच्च मिलान कहते हैं। इसके विपरीत जब पूंजी संरचना में इन प्रतिभूतियों का भाग गौण होता है तो उसे निम्न पूंजी मिलान कहा जाता है। उदाहरण के लिए दो कंपनियां ए और बी का कुल पूंजीकरण 20-20 लाख रुपए है। कंपनी ए की पूंजी संरचना इस प्रकार है: 10 लाख रुपए ऋण पत्र, 4 लाख रुपए पूर्वाधिकार अंश तथा 6 लाख रुपए समता अंश। दूसरी ओर कंपनी बी में 12 लाख रुपए समता अंश, 4 लाख रुपए ऋण पत्र, 4 लाख रुपए पूर्वाधिकार अंश से है। कंपनी ए में उच्च पूंजी मिलान है जबकि कंपनी बी में निम्न पूंजी मिलान है। प्रश्न नंबर 3, पूंजीगत बजट निर्णय व्यवसाय के वित्तीय भाग्य को बदलने में सक्षम है। क्या आप सहमत हैं? अपने जवाब के लिए कारण दें। एक व्यवसायी संस्था में निवेश निर्णय का संबंध इस बात से होता है कि संस्था के कोषों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में कैसे विनियोजित किया जाए। देखिए, जब भी व्यवसायी निवेश संबंधी निर्णय लेता है तो वह यह निर्णय लेता है कि उसके पास जो पूंजी है, जो वित्त के स्रोतों से धन उसने प्राप्त किया है, उसका किस प्रकार से वह विनियोग करे, उनको किस प्रकार से निवेश करे। वह उसे स्थायी संपत्तियों में निवेश करे या कार्यशील पूंजी के रूप में वह अपने पास उसे रखे। निवेश निर्णय दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन हो सकता है। एक दीर्घकालीन निवेश निर्णय को पूंजी बजटिंग निर्णय के नाम से जाना जाता है। इसमें दीर्घकालीन आधार पर वित्त की वचनबद्धता निहित होती है। वर्तमान में प्रचलित मशीन के स्थान पर एक नई मशीन में निवेश करना या एक नई संपत्ति का अधिग्रहण करना या कोई नई शाखा खोलना आदि इसके उदाहरण हैं। किसी भी व्यवसाय के लिए ऐसे निर्णय बड़े महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये दीर्घकाल में संस्था की लाभदायक क्षमता को प्रभावित करते हैं। संपत्तियों का आकार, लाभदायकता तथा तुलनात्मकता सभी पूंजी बजटिंग निर्णयों से प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी निर्णय सामान्यतः निवेश की भारी मात्रा की राशि को सम्मिलित किए हुए होते हैं तथा इनको एक बड़ी भारी लागत में अतिरिक्त परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता। देखिए, जब भी स्थायी संपत्तियों पर निवेश किया जाता है, दीर्घकालीन निवेश किया जाता है, तो उसे बिना भारी लागत के बदला भी नहीं जा सकता। एक बार निर्णय लेने के बाद इनसे व्यवसाय को छुटकारा पाना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य होता है। व्यवसाय इनसे छुटकारा नहीं पा सकता, यह बहुत कठिन कार्य होता है। ऐसे निर्णयों को लेते समय अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। ये निर्णय उन्हें लोगों द्वारा लिए जाने चाहिए जो इन्हें पूरे तौर पर जानते हों या जिन्हें ये समझते हों। गलत पूंजी बजटिंग निर्णय सामान्य रूप से व्यवसाय की कार्य क्षमता को क्षति पहुंचाता है तथा भविष्य में भी वित्तीय नियोजन को नुकसान पहुंचाता है। यदि गलत रूप से पूंजी बजटिंग निर्णय ले लिया जाता है जो संगठन के लिए हानिकारक है तो वह व्यवसाय को बहुत अधिक क्षति पहुंचा सकता है।
एक व्यावसायिक संस्था के लिए निवेश के लिए अनेक परियोजनाएं उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक परियोजना का उससे प्राप्त होने वाली आय का पर्याप्त सावधानी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक संस्था कई परियोजनाओं पर निवेश कर सकती है, उसके लिए कई सारी परियोजनाएं होती है, लेकिन उसे यह देखना होता है कि वह किस परियोजना पर निवेश करे कि उसे अधिक लाभ प्राप्त हो। इसका उसे पूरी तरह मूल्यांकन कर लेना चाहिए, विश्लेषण कर लेना चाहिए। चाहे उस परियोजना का चुनाव किया जाता है अथवा नहीं, लेकिन निवेश निर्णय लेने के लिए इनका मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। यदि उसके पास एक ही योजना है तो भी उसे मूल्यांकन करना चाहिए, कई योजना है तो भी उसे मूल्यांकन करना चाहिए, चाहे उसे स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। यदि केवल एक ही परियोजना है तो उससे होने वाली आय की व्यवहार्यता पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए, अर्थात निवेश और इसकी तुल्यता इस प्रकार के उद्योगों के अनुपात से देखी जाती है। प्रश्न नंबर 4, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। देखिए यहां पर लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनके बारे में पूछा गया है। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक कंपनी द्वारा उपार्जित कुल लाभ में से कितना लाभ का अंशधारियों में लाभ के रूप में वितरण किया जाए तथा कितना भाग व्यवसाय में प्रतिधारित किया जाए, इस पर बहुत से घटकों का प्रभाव पड़ता है। देखिए जो प्रबंधक होते हैं, वित्तीय प्रबंधक, वे जब लाभ होता है तब यह निर्णय लेते हैं कि कितना धन, कितना लाभ का कितना हिस्सा अंशधारियों को दिया जाए और कितना हिस्सा संचित आय के रूप में व्यवसाय में पुनर्विनियोग हेतु रखा जाए। यदि उनके द्वारा इस संबंध में गलत निर्णय ले लिया जाता है तो बाजार में जो अंशों का मूल्य है वह गिर जाता है। उन्हें एक उचित निर्णय लेना होता है। भविष्य को देखते हुए भविष्य में विनियोग के लिए संचित आय भी रखनी होती है और अंशधारकों की अधिकतम लाभ में वृद्धि करने के लिए उन्हें लाभांश भी वितरित करना होता है। इन्हें कुछ कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक हैं? पहला है उपार्जन। लाभ का भुगतान वर्तमान एवं भूतकालीन उपार्जनों में से किया जाता है, अतः लाभांश संबंधी निर्णय लेते समय उपार्जन एक मुख्य निर्धारक है कि जो लाभ है, जो आय है, वह कैसी हो रही है, यह भी देखा जाता है लाभांश का भुगतान करने के संबंध में निर्णय लेते समय। उपार्जन का स्थायित्व। यदि अन्य बातें समान रही तो एक कंपनी जिसकी उपार्जन क्षमता आय स्थायी है तो वह अधिक लाभांश घोषित कर सकती है। इसके विपरीत यदि कंपनी की आय स्थायी नहीं है तो वह संभवतः कम लाभांश देगी। यदि उसको यह पता है कि लगातार आय होती रहेगी तो वह लाभांश की घोषणा कर देगी। लेकिन यह उतार चढ़ाव पूर्ण है, कभी तो आय हो रही है और कभी हानि हो रही है, कभी लाभ है कभी हानि है, तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि लाभांश की घोषणा की जाए। रोकड़ प्रवाह स्थिति। एक कंपनी द्वारा यदि लाभांश की घोषणा की जानी है तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में रोकड़ का होना आवश्यक है। एक संस्था के पास जब रोकड़ होगा तभी वह अच्छे तरीके से लाभांश की घोषणा कर सकता है, क्योंकि लाभांश के रूप में उसे भुगतान करना होगा। संवर्धी सुयोग। जो कंपनियां अपना विकास एवं विस्तार करना जरूरी समझती हैं वे कंपनियां अपनी प्रतिधारित राशि में से कंपनी में ही रख लेती है ताकि आवश्यकता अनुसार कंपनी में निवेश किया जा सके। देखिए जो संस्थाएं विकास करना चाहती हैं वे लाभ में से काफ़ी अधिक मात्रा में संचित आय के रूप में धन को रख लेती हैं ताकि भविष्य में उनका पुनर्विनियोग किया जा सके व्यवसाय में। विकसित कंपनियों में लाभांश की राशि अपेक्षाकृत उन कंपनियों से अधिक होती है जो विकसित नहीं हो पाई है। देखिए जो विकसित कंपनियां होती हैं उनमें लाभ अधिक होता है तो वे लाभांश के रूप में अधिक धनराशि देती हैं। कानूनी बाध्यता। कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधान लाभांश के भुगतान पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। देखिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लाभांश के भुगतान पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं और एक कंपनी को उन प्रतिबंधों का पालन अवश्य करना चाहिए। लाभांश घोषणा के समय ऐसे प्रावधानों का पालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। लाभांश का स्थायित्व। सामान्यतः कंपनियां प्रति अंश लाभांश स्थिरीकरण की नीति अपनाती हैं। कंपनियां अधिकांश रूप से प्रति अंश की जो लाभांश है उसको निश्चित कर देती है, उसे स्थिर
कर देती है। लाभांश की मात्रा में वृद्धि सामान्यतया तभी की जाती है जब लाभ उपार्जन की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं तथा वह संभावना भी केवल चालू वर्ष की ही नहीं होनी चाहिए बल्कि भविष्य में भी चलती रहनी चाहिए। कंपनियां क्या करती है, जो अंश पर जो लाभ दिया जाना है उसे स्थिर कर देती हैं और यह तभी बदला जाता है जबकि लाभ में वृद्धि दिखाई देती है और यह आगामी कई वर्षों के लिए जो ये वृद्धि है वह दिखाई देती है, तभी यह लाभ के रूप में जो लाभांश वितरण किया जाना है प्रति अंश उसको भी बदलती रहती हैं, उसमें वृद्धि करती रहती हैं, लेकिन यह बहुत ही कम किया जाता है। अन्य शब्दों में अंशों पर लाभांश को तब तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि उपार्जन में वृद्धि बहुत अधिक न हो। जब तक बहुत अधिक वृद्धि न हो आय में, तब तक इनमें परिवर्तन नहीं किया जाता। करारोपण नीति, यदि लाभांश पर करों का भार अधिक होगा तो लाभांश के भुगतान के लिए कम धनराशि उपलब्ध होगी। इसके विपरीत यदि कर की दर कम होगी तो लाभांश भुगतान की राशि अधिक होगी। यद्यपि अंशधारियों को प्राप्त होने वाला लाभांश करमुक्त होता है क्योंकि कंपनियां अंशधारियों को लाभांश का भुगतान कर भुगतान के उपरांत ही करती है। अतः कर की वर्तमान नीति के अनुसार अंशधारी ऊंची लाभांश राशि को प्राथमिकता देते हैं। संविदात्मक प्रतिबंध, जब किसी कंपनी को ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति मिलती है तो ऋणदाता कंपनी पर भविष्य में लाभांश भुगतान पर कुछ प्रतिबंध लगा देते हैं। तो कंपनियों से यह आशा की जाती है कि वे इस बात का आश्वासन दें कि लाभांश भुगतान संबंधी ऋण की शर्तों का पालन किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। जब भी कोई संस्था कहीं से ऋण लेती है तो उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे होते हैं और लाभांश वितरण के संबंध में भी ये प्रतिबंध लागू होते हैं। पूर्वाधिकारी अंशधारी, लाभांश की घोषणा करते समय पूर्वाधिकारी अंशधारियों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सामान्यतः अंशधारियों की यह जिज्ञासा होती है कि एक निश्चित राशि लाभांश के रूप में अवश्य प्राप्त हो जाए। अतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपनियां लाभांश की घोषणा करती हैं। कुछ अंशधारी ऐसे अवश्य होते हैं जो अपने निवेश से एक वित्तीय आय की आशा करते हैं तथा जिस पर निर्भर भी करते हैं। शेयर बाजार प्रतिक्रिया, निवेशक लाभांश में वृद्धि को एक अच्छी खबर मानते हैं तथा शेयर बाजार की कीमतों की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक ही होती है। इसी प्रकार लाभांश की मात्रा में कमी होने से अंशों के मूल्य पर शेयर बाजार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः प्रबंध द्वारा लाभांश नीति निर्धारण में समता अंश मूल्य पर संभावित प्रभाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक ध्यान में रखा जाता है। यदि लाभांश अधिक मात्रा में जारी किया जाता है तो बाजार में शेयरों के मूल्य में वृद्धि होती है और यदि लाभांश घोषित नहीं किया जा रहा है या कम घोषित किया जा रहा है तो शेयर का मूल्य भी प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 5, समता पर व्यापार इक्विटी पर ट्रेडिंग शब्द की व्याख्या करें। कंपनी द्वारा इसे क्यों, कब और कैसे उपयोग में किया जाता है। देखिए, कोई भी व्यवसाय समता पर व्यापार कब करता है, कैसे करता है और क्यों करता है, इसके बारे में यहाँ पूछा गया है। समता पर व्यापार कंपनी की पूंजी संरचना में ऋण, पूर्वाधिकार अंश अथवा समता अंश सम्मिलित होते हैं। ऋण, ऋणपत्र एवं दीर्घ अवधि ऋण जिन पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है के रूप में होते हैं। पूर्वाधिकार अंशों पर भी निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, लेकिन तभी जब कंपनी को लाभ हो। देखिए, जब कंपनी को लाभ होगा तभी पूर्वाधिकार अंशों को निश्चित दर से लाभ दिया जाता है। समता अंशधारियों का ब्याज एवं कर भुगतान करने के पश्चात जो बच जाता है उस पर अधिकार होता है, जो लाभ होता है उस पर इनका अधिकार होता है। समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती तथा यह कंपनी की लाभांश नीति पर निर्भर करती है और यह कंपनी की लाभांश नीति पर निर्भर करता है कि समता अंशधारकों को कितना लाभ दिया जाएगा। पूर्वाधिकार अंशों एवं ऋणपत्रों पर प्रतिफल निश्चित दर से होता है, इसलिए इन्हें निश्चित प्रतिफल ब्याज दर वाली प्रतिभूति कहते हैं क्योंकि इन पर लाभांश प्रतिवर्ष बदलता रहता है। अंशधारकों की आय प्रति शेयर आय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी ढांचे में ऋण एवं पूर्वाधिकार अंशों का समता अंशों के साथ उपयोग वित्तीय उत्तोलन या पूंजी मिलान अथवा समता पर व्यापार कहते हैं। देखिए, एक फर्म द्वारा अपनी फर्म में 3 प्रकार से धन को विनियोजित किया जाता है। पहली स्थिति उसके लिए यह हो सकती है कि वह केवल समता अंश से ही पूंजी एकत्र करे। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि वह समता अंश प्लस ऋणों के माध्यम से पूंजी एकत्र करे। तीसरी स्थिति में वह समता अंश
पूर्वाधिकार अंश और ऋणों के माध्यम से पूंजी एकत्र करे। इनसे उसके जो अंश होते हैं, प्रति अंश आय में वृद्धि होती है। देखिए, सबसे अधिक वृद्धि तब होगी जब वह समता अंश, पूर्वाधिकार अंशों और ऋणों के माध्यम से धन एकत्रित करेगा, तो प्रति अंश आय में बहुत अधिक वृद्धि होगी। इससे कम वृद्धि होगी समता अंश और ऋणों से पूंजी एकत्र करने में। और सबसे कम जो वृद्धि होती है समता अंशों से पूंजी एकत्र करने में ही होती है। तो यहां पर यह कहलाता है समता पर व्यापार, जिससे प्रति अंश आय में वृद्धि हो। ऋण जुटाने एवं ऋण पत्र बेचने के लिए कंपनी समता अंशों को आधार के रूप में प्रयोग करती है। जैसे आवश्यकता से कम शक्ति द्वारा किसी भारी चीज उठाने के लिए उत्तोलक का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से निश्चित प्रतिफल वाली प्रतिभूतियों का, जैसे ऋण, पूर्वाधिकार अंश का उपयोग व्यवसाय का परिचालन, आय में वृद्धि के बिना समता अंशधारियों की आय एवं प्रतिफल में वृद्धि के लिए किया जाता है। इसलिए पूंजी संरचना में ऋण पूंजी एवं पूर्वाधिकार पूंजी का उपयोग वित्तीय उत्तोलन कहलाता है। उदाहरण ए, कंपनी की संपूर्ण पूंजी समता पूंजी है तथा इसकी पूंजी संरचना में ऋण कोष सम्मिलित नहीं है। इसके अंश वर्तमान में 40 रुपये प्रति अंश की दर से बेचे जा रहे हैं। इसके 10,000 अंश हैं, इसलिए समता अंशों का मूल्य 4 लाख रुपए हुआ। कंपनी का मुख्य वित्त अधिकारी पूंजी संरचना में ऋण पूंजी को सम्मिलित करने पर विचार कर रहा है। वह 2 लाख रुपए ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा जुटाना चाहता है तथा इस प्रकार से प्राप्त राशि को समता पूंजी लौटाने के लिए प्रयोग करना चाहता है। उन्होंने यह भी पाया कि ऋण पत्र पूरी तरह प्रार्थित हो, जिसके लिए 8% की दर से ब्याज देना होगा। 8% के ऋण पत्रों के पश्चात पूंजी संरचना में 50% ऋण पूंजी एवं 50% समता अंश पूंजी होगी, अर्थात ऋण समता अनुपात 1:1 होगा। प्रस्तावित पूंजी संरचना के प्रभाव को जांचने के लिए एवं इसका कंपनी के स्वामियों की आय पर प्रभाव जानने के लिए प्रबंधकों ने 3 परिस्थितियों यथा मंदी, साधारण एवं तेजी के प्रति अंश आय एवं क्षमता पर प्रत्याय की गणना की। यदि अर्थव्यवस्था में मंदी है तो ब्याज एवं कर से पहले संभावित आय EBIT 20,000 रुपये होगी। सामान्य परिस्थिति में संभावित EBIT 40,000 रुपये, तेजी में यह 60,000 रुपये होगी। यदि कंपनी ऋणगत पूंजी का उपयोग नहीं करती है तथा EBIT स्तर 20,000 रुपये है तो समता अंशधारकों की 5% की प्रत्याय तथा प्रति अंश 2 रुपये प्राप्त होंगे तथा EBIT के इस स्तर पर कंपनी के स्वामियों के लिए ऋण सहायक नहीं होंगे। जब EBIT 20,000 रुपये है तो नियोजित राशि पर आय 5% है, जबकि समता पूंजी वित्त का एकमात्र स्रोत है। ऋणगत पूंजी के उपयोग में लिए जाने का अर्थ है कि कंपनी ऐसे कोष का उपयोग कर रही है जिस पर यह 8% का भुगतान कर रहा है, जबकि वह इस पर मात्र 5% की आय प्राप्त कर रही है मंदी की दशा में। अतः अधिक खर्चीले ऋण लेने के परिणाम स्वरूप समता ऋणों पर आय तथा प्रति अंश आय दोनों में कमी आती है। सामान्य स्थिति में कंपनी यदि समता पूंजी का ही उपयोग करती है तो 40,000 रुपये से आय अर्जित करेगी, जिस पर यह ऋणगत पूंजी प्रयोग करने की स्थिति में 8% का भुगतान करेगी। फलतः वित्तीय मिश्रण में परिवर्तन से कम खर्चीले ऋण को प्रयोग करने पर समता अंशधारकों को अतिरिक्त लाभ होगा। तेजी की स्थिति में भी कंपनी को ऋणगत पूंजी प्रयोग करने से लाभ होगा। देखिए, मंदी की स्थिति में ऋणगत पूंजी का प्रयोग करने से कंपनी को नुकसान होगा, लेकिन सामान्य स्थिति में और तेजी की स्थिति में कंपनी को बहुत फायदा होगा, प्रति अंश आय में भी वृद्धि होगी। प्रश्न नंबर 6, एस लिमिटेड भारत में अपने संयंत्र में स्टील का निर्माण कर रहा है। यह अपने उत्पादों के लिए उत्साहजनक मांग का आनंद ले रहा है, क्योंकि आर्थिक विकास लगभग 7% से 8% है और स्टील की मांग बढ़ रही है। यह बढ़ती मांग पर नकदी के लिए एक नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। जो एस लिमिटेड है वह एक नया इस्पात संयंत्र लगाना चाह रहा है। अनुमान है कि नए संयंत्र को शुरू करने के लिए इसे लगभग 5,000 करोड़ और नए प्लांट को शुरू करने के लिए 500 करोड़ की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। देखिए, उसे काफ़ी मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। इस कंपनी के लिए वित्तीय प्रबंधन की भूमिका और उद्देश्यों का वर्णन करें। इस कंपनी के लिए अब वित्तीय प्रबंधन की क्या भूमिका है और उसके क्या उद्देश्य होंगे, इसके बारे में पूछा गया है।
एस लिमिटेड जब नए स्टील प्लांट की स्थापना पर विचार कर रही है तो वित्तीय प्रबंधन की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसा कि वित्तीय प्रबंध का व्यवसाय की वित्तीय अवस्था से प्रत्यक्ष संबंध है, वित्तीय विवरण, स्थिति विवरण तथा लाभ हानि खाता कंपनी की आर्थिक स्थिति तथा अंतिम व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय के अंतिम खातों के सभी मद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय प्रबंध के निर्णयों से प्रभावित हुए बगैर नहीं रहते, अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित ही प्रभावित होते हैं। देखिए, वित्तीय प्रबंधन द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे उससे एक व्यवसाय कई प्रकार से प्रभावित होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित होगा और अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित होगा। अतः नए स्टील प्लांट में वित्तीय प्रबंधक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब किसी नए प्लांट में विनियोजन का निर्णय लिया जाता है तो इसका उद्देश्य लागत से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है, जिससे कि मूल्यों में वृद्धि होती है। इसी तरह जब वित्त उपार्जन होता है तो उद्देश्य लागत को कम करना होता है ताकि मूल्य वृद्धि अधिक हो। वास्तव में नए स्टील प्लांट में सभी वित्तीय निर्णयों में, चाहे वे छोटे हों या बड़े, अंतिम उद्देश्य निर्णयकर्ता का कुछ मूल्य में वृद्धि करने में मार्गदर्शक का काम करता है, जिससे कि समता अंशों का बाजार मूल्य अधिक हो सके। देखिए, हर वित्तीय प्रबंधक चाहता है कि उसकी फर्म के जो समता अंश हैं उनके बाजार मूल्य में वृद्धि हो। यह वित्तीय प्रबंधन द्वारा कुशल निर्णय लिए जाने पर ही संभव हो सकता है और यह वित्तीय प्रबंधन द्वारा अच्छा निर्णय लिए जाने पर ही संभव होगा। निर्णय लेना भी तभी कुशल कहा जाता है जब विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव किया जाता है। कई विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का जब सही चुनाव कर लिया जाता है तभी निर्णय अच्छा माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, इस कंपनी के लिए वित्तीय योजना रखने के महत्व की व्याख्या करें। अपने उत्तर के समर्थन के लिए काल्पनिक योजना बताएं। एस लिमिटेड भारत में अपने स्टील प्लांट के साथ ही एक नया स्टील प्लांट स्थापित करने जा रही है, तो उसके लिए वित्तीय योजना के महत्व को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। वित्तीय नियोजन का यह प्रयत्न होता है कि यह पहले से ही बतला दिया जाए कि भविष्य में विभिन्न परिस्थितियों में क्या घटित हो सकता है। जो परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होंगी उनमें क्या निर्णय लिया जाए, किस तरीके से उनका सामना किया जाए, इसके बारे में पहले से ही पता लगाना। ये स्वयं काम करके कंपनी की सहायता करते हैं कि संभावित परिस्थितियों का कैसे ठीक प्रकार से समाधान किया जाए। यह कंपनी को भविष्य की परेशानियों का सामना करने के लिए सुदृढ़ बनाते हैं और वित्तीय नियोजन में वित्तीय प्रबंधक भविष्य में जो कठिनाइयां हैं उनका सामना करने के लिए कंपनी को तैयार करते हैं। दूसरा, वित्तीय योजना व्यावसायिक आकस्मिक परेशानियों तथा विस्मयों से बचने में सहायता करने के साथ ही भविष्य निर्माण में सहायक होती है। वित्तीय योजनाएं भविष्य निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। वित्तीय योजना विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती हैं। उदाहरण, उत्पादन तथा विक्रय कार्यों में स्पष्ट नीति निर्धारित करके सहायता करती है। देखिए, वित्तीय योजना अच्छी होगी तो विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में अच्छा सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। चौथा, वित्तीय नियोजन में कार्य की विस्तृत योजना तैयार करके अपव्यय को कम किया जा सकता है। क्रियाओं की पुनरावृत्ति तथा नियोजन में अंतराल को भी कम किया जा सकता है। पांचवा, वित्तीय नियोजन वर्तमान को भविष्य से जोड़ने का प्रयत्न करता है। वित्तीय नियोजन के द्वारा वर्तमान को भविष्य से जोड़ा जाता है, भविष्य के लिए योजनाएं तैयार की जाती है। यह निवेश तथा वित्तीय निर्णयों में अनवरत आधार पर संपर्क स्थापित करता है कि निवेश किस प्रकार किया जाएगा, कहां से वित्तीय स्रोत प्राप्त होंगे, उनका किस प्रकार से निवेश किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा, इनमें यह संपर्क स्थापित करता है। वित्तीय योजना, काल्पनिक वित्तीय योजना हमारे सामने है। आवश्यक पूंजी, स्थायी पूंजी के अंदर निवेश के लिए 100 करोड़ रुपए, कार्यशील पूंजी के रूप में 100 करोड़ रुपए हमें चाहिए। स्रोत अनुपात 1:1। कहने का अर्थ यह है कि वित्त का 50% उधार पूंजी के द्वारा तथा 50% अंशों के निर्गमन द्वारा एकत्रित किया जाएगा। यहाँ पर हम 50% अंशों के माध्यम से एकत्र करेंगे और 50% धनराशि हम ऋणों के माध्यम से अर्जित करेंगे, प्राप्त करेंगे। तीसरा है, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। एस लिमिटेड कंपनी की पूंजी संरचना को निम्नलिखित कारक प्रभावित करेंगे। पहला है रोकड़ प्रवाह स्थिति। कंपनी में रोकड़ प्रवाह की स्थिति क्या है, यह भी उसकी पूंजी संरचना को प्रभावित करेगी। रोकड़ प्रवाह की स्थिति कैसी है, अच्छी है या रोकड़ प्रवाह कम हो रहा है, इससे भी पूंजी संरचना प्रभावित होती है।
ब्याज आवरण अनुपात कंपनी की पूंजी संरचना को कंपनी का ब्याज तथा कर काटने से पूर्व लाभ की मात्रा ब्याज से कितना गुना अधिक है भी प्रभावित करेगी, क्योंकि यह अनुपात जितना अधिक होता है कंपनी की आर्थिक स्थिति ब्याज का भुगतान करने के लिए उतनी ही सुदृढ़ समझी जाती है। देखिए, ब्याज आवरण अनुपात भी एक कंपनी के लिए पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। निवेश पर आय, यदि कंपनी की निवेश पर आय ऊंची दर की है तो प्रति अंश आय को बढ़ाने के लिए कंपनी समता पर व्यापार के उपयोग का चुनाव कर सकती है। वह समता अंशों के साथ साथ ऋणों के माध्यम से भी पूंजी एकत्र कर सकती है। प्रवर्तन लागत, कंपनी प्रवर्तन में स्रोतों में वृद्धि करने के पर कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं। जब अंशों तथा ऋण पत्रों का जनता में निर्गमन किया जाता है तो कुछ यथेष्ट व्ययों के भुगतान की आवश्यकता होती है। यह सब भी पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। हम धन के किस स्रोत को काम में ले रहे हैं, वित्त के किस स्रोत को काम में ले रहे हैं और उसके निर्गमन पर कितना खर्च हमें करना पड़ेगा, यह भी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। नियामक ढांचा, प्रत्येक कंपनी को नियामक ढांचा जिसका निर्माण विधान के अनुसार होता है के अधीन चलना होता है। यह भी कंपनी की पूंजी संरचना को प्रभावित करेगा। देखिए, हर संगठन जो भी है वह विधान के अनुसार ही स्थापित किया जाता है। उसका नियामक ढांचा जो विधान के अनुसार बना हुआ है उसमें उसकी पूंजी संरचना के बारे में उल्लेख किया जाता है कि किस प्रकार की उस संगठन की पूंजी संरचना होगी। शेयर बाजार की दशाएं, देखिए, यदि शेयर बाजार में तेजी है तो शेयरों के बाजार मूल्य में अधिक वृद्धि होती है, लोग उन शेयरों को अधिक मात्रा में क्रय करते हैं। और जब शेयर बाजार में मंदी का दौर होता है तो कोई भी व्यक्ति शेयर नहीं खरीदता, जिससे शेयरों के बाजार मूल्य में गिरावट आ जाती है। यदि शेयर बाजार में तेजड़ियों का बोलबाला है तो समता अंशों का विक्रय आसानी से हो सकता है, यहां तक कि उनकी ऊंची कीमत पर भी बिक्री संभव है। आर्थिक मंदी के समय एक कंपनी को समता पूंजी का जुटा पाना कठिन होता है। जब आर्थिक मंदी हो जाती है तो समता पूंजी प्राप्त करना एक कंपनी के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। अतः शेयर बाजार की दशाएं भी कंपनी की पूंजी संरचना को प्रभावित करेंगी। अन्य कंपनियों की पूंजी संरचना, देखिए, उसी प्रकार का व्यवसाय करने वाली जो अन्य कंपनियां हैं उनकी पूंजी संरचना भी एक व्यवसाय की पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। पूंजी संरचना नियोजन में एक उपयोगी मार्गदर्शक अन्य कंपनियों का जो इसी प्रकार के व्यवसाय में संलग्न है ऋण समता अनुपात होता है। उसने कितना ऋण ले रखा है, कितना समता अंश उसने निर्गमित कर रखा है, यह भी एक व्यवसाय की पूंजी को प्रभावित करता है, पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। चौथा, यह दृष्टिगत रखते हुए कि यह एक अत्यधिक पूंजी केंद्रित क्षेत्र है, कौन से कारक स्थायी और कार्यशील पूंजी को प्रभावित करेंगे, अपने उत्तर के समर्थन में कारण दें। एस लिमिटेड कंपनी जो नए स्टील प्लांट की स्थापना करने पर विचार कर रही है वह अत्यधिक सघन पूंजी वाली कंपनी है। देखिए, एस लिमिटेड जो कि एक नया स्टील प्लांट लगाना चाह रही है वह एक सघन पूंजी वाली कंपनी है और इसकी स्थायी और कार्यशील पूंजी को कई कारक प्रभावित करते हैं। स्थायी पूंजी को व्यवसाय की प्रकृति, संक्रिया का मापदंड, तकनीक का विकल्प, तकनीकी उत्थान, विकास प्रत्याशा आदि कारक प्रभावित करते हैं। इसमें व्यवसाय की प्रकृति कैसी है यह भी उसकी जो स्थायी पूंजी है उसे प्रभावित करेगी। साथ ही साथ संक्रिया का मापदंड कैसा होगा उस व्यवसाय का, इससे भी उसकी स्थायी पूंजी प्रभावित होगी। स्थायी संपत्तियों में निवेश प्रभावित होता है। तकनीक का विकल्प, तकनीकी उत्थान कैसा है, तकनीक का विकल्प किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है, तकनीक किस तेजी से बदल रही है, यह भी व्यवसाय की स्थायी पूंजी को प्रभावित करती है। साथ ही साथ विकास के राह पर वह व्यवसाय किस प्रकार से अग्रसर है, इससे भी स्थायी पूंजी प्रभावित होती है। कार्यशील पूंजी को व्यापार में उतार चढ़ाव, मौसमी बाधाएं, उत्पाद चक्र, उधार विक्रय तथा उधार क्रय आदि कारक प्रभावित करते हैं। और जो व्यवसाय में कार्यशील पूंजी लगी हुई है उसे व्यापार में जो उतार चढ़ाव आते हैं, साथ ही साथ जो मौसमी बाधाएं आती है, उत्पादन चक्र है, ये प्रभावित करने का काम करते हैं। देखिए बच्चों, आज इस वीडियो में हमने निबंधात्मक प्रश्न देखे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।